हम लोग कक्षा 11वीं का अध्याय 1 इतिहास का समय की शुरुआत पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम लोग जो मानव का जीवन आरंभ हुआ, किन परिस्थितियों से आरंभ हुआ और मानव के प्रारंभिक रूपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवाश्म का अर्थ। जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे या जानवर के मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो जीवाश्म शब्द है यह मानव के अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मानव के अवशेष हों, पुराने पौधे हों या जानवरों के अवशेष हों, उनके लिए जीवाश्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रजाति में एक जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं तथा इनके बच्चे भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम या समर्थ होते हैं। उसके बाद देखते हैं मानव का उद्भव हुआ कब। इस पृथ्वी पर जो मानव का उद्भव हुआ है वो कब हुआ है? 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर प्राणियों या का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। मानव के इतिहास की जानकारी के स्रोत। मानव का जो उद्भव हुआ था वो 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। अब हमें मानव के इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? वे कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें मानव के इतिहास की जानकारी मिलती है? सबसे पहले है जीवाश्म। जीवाश्मों से हमें मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है पत्थर के औजार। आदि मानव जिन पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था उनसे हमें मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है गुफाओं की चित्रकारी। मानव जिन गुफाओं में रहता था उन गुफाओं की चित्रकारी के माध्यम से हमें मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पहले नंबर पे है जीवाश्मों से मिलती है, फिर पत्थर के औजारों से और फिर गुफाओं की चित्रकारी से हमें मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम इसके बाद देखते हैं प्राइमेट। प्राइमेट की विशेषताएं। आखिर ये प्राइमेट और प्राइमेट की विशेषताएं क्या थी? प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत उपसमूह है। प्राइमेट स्तनपायी यानी जो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं प्राणियों के एक समूह को कहा जाता है। इस प्राइमेट उप समूह में वानर, लंगूर और शरीर पर बाल होते हैं। यानी जो प्राइमेट वाले होते हैं इनके ये वानर होते हैं, इन्हें लंगूर भी कहा जा सकता है और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। यानी प्राइमेट में बच्चे पैदा होने से पहले लंबे समय तक जो बच्चे हैं माता के गर्भ में पलते हैं। माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। जो माताएं हैं उनमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। जो प्राइमेट प्राणी इनके दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी इनके दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये स्तनपायी प्राणियों के एक उपसमूह को कहते हैं। इनमें वानर, लंगूर और शरीर पर बाल होते हैं। माताओं में गर्भ को लंबे समय तक पलता है और माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं और इनके दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं मानव का क्रमिक विकास। यानी सबसे पहले मानव कैसा था, उसके बाद मानव का क्या रूप परिवर्तन हुआ, उसके बाद मानव में कौन से परिवर्तन आए। जो सबसे पहला मानव था उसे कहा गया वानर। उसके बाद मानव की जो प्रजाति आई उसे कहा गया, उस प्रजाति का नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। उसके बाद आई होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में मुख्य बदलाव आया, यह सीधे खड़े होकर चलने लगा। जो पहले की दोनों प्रजातियां सीधे खड़े होकर नहीं चल पाती थी, लेकिन होमो इरेक्टस प्रजाति सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता का विकास हुआ। उसके बाद है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को हम आज का आधुनिक मानव भी कह सकते हैं। यह चिंतनशील मानव था। आधुनिक मानव भी इसे कहा जा सकता है, जो सोच समझ के कार्य करता था। उसके बाद है जीनस शब्द का अर्थ। हिंदी में जीनस शब्द के लिए वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीनस शब्द का अर्थ होता है वंश। उसके बाद हम देखते हैं होमोनिड और होमोनोइड में अंतर। होमोनिड और होमोनोइड में अंतर स्पष्ट करें। होमोनोइडों का मस्तिष्क छोटा होता है
जो होमोनॉइड थे इनका मस्तिष्क छोटा होता था होमोनिडों की तुलना में। इनके 4 पैर होते थे और चारों पैरों के बल चलते थे। जो होमोनॉइड थे इनके 4 पैर होते थे और चारों पैरों के बल चलते थे। उनका मस्तिष्क छोटा होता था होमोनिड के मुकाबले। इनके शरीर का अगला हिस्सा, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इनका मस्तिष्क होमोनिड, इनका मस्तिष्क बड़ा होता था, ये 2 पैरों के बल चलते हैं। यानी जो होमोनिड थे, होमोनिडों के मुकाबले इनका मस्तिष्क बड़ा होता था और ये 2 पैरों के बल चलते थे। इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। जो इनके हाथ थे वो विशेष किस्म के थे जिनकी सहायता से मुख्य औजार भी बना सकते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा होमो में अंतर। सबसे पहले देखते हैं हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। इनका मस्तिष्क छोटा होता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इनका मस्तिष्क होमो की तुलना में छोटा होता है। इनके पिछले दांत बड़े होते हैं, यानी इनके जबड़ों वाले दांत थे वो बड़े होते हैं। इनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं होती। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था इनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं थी। बहुत सारा समय पेड़ों पर बिताते थे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे बहुत सारा समय पेड़ों पर बिताते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रेल यानी दक्षिणी, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो नाम है ये लातिनी भाषा का शब्द है। यह ऑस्ट्रेल से लिया गया है। ऑस्ट्रेल का अर्थ होता है दक्षिणी और फिर यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस जिसका अर्थ होता है वानर, यानी पूरे का अर्थ हो गया दक्षिणी वानर। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ होता है दक्षिणी वानर। उसके बाद देखते हैं होमो। जो होमो था इनका मस्तिष्क और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मुकाबले बड़ा होता था। इनके दांत छोटे होते थे। इनका मस्तिष्क के मुकाबले बड़ा होता था लेकिन दांत छोटे होते थे। इनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता होती है और ये सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता होती है। और होमो का अर्थ होता है आदमी, इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। इनका मस्तिष्क बड़ा होता था, इनके दांत छोटे होते थे, ये सीधे खड़े होने की चलने की क्षमता होती थी। और होमो का अर्थ होता है आदमी, इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ होता था दक्षिणी वानर। अब हम आगे देखते हैं होमो शब्द का अर्थ तथा इसके बारे में बताइए। होमो, होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। होमो जो है लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ था आदमी और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया था। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों की विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो वैज्ञानिक है उन्होंने होमो को 3 प्रकार दिए। उन तीनों प्रकारों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होमो हैबिलस। जो होमो हैबिलस था ये औजार बनाने वाला आदि मानव था, यानी जो आदि मानव औजार बना सकता था उसको नाम दिया गया होमो हैबिलस। उसके बाद था होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला। होमो इरेक्टस जो था वो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले को कहा गया होमो इरेक्टस। उसके बाद है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आज का आधुनिक मानव, प्राज्ञ चिंतनशील मानव जो सोच समझ के कार्य करता है उसे होमो सेपियंस का नाम दिया गया। होमो हैबिलस जो औजार बनाता है, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला, होमो सेपियंस आज का आधुनिक मानव। उसके बाद 2 मॉडल थे, प्रतिस्थापन और निरंतरता मॉडल। देखो निरंतरता मॉडल को मानना है कि जिसके अनुसार क्षेत्र में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति है। निरंतरता मॉडल के अनुसार यह कहा गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं अनेक क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई है, इसी को कहा गया निरंतरता मॉडल। यानी मनुष्य की उत्पत्ति एक स्थान पर नहीं हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई है, इसे कहा गया निरंतरता मॉडल। उसके बाद है प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल का अर्थ है जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। प्रतिस्थापन मॉडल यह कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर नहीं हुई है बल्कि एक ही स्थान पर उत्पत्ति हुई है और उसी स्थान से वो बाकी स्थानों पर धीरे धीरे गया है, इसे कहा गया प्रतिस्थापन मॉडल। और इसके उल्टा है निरंतरता मॉडल। निरंतरता मॉडल में यह कहा गया कि मनुष्य की उत्पत्ति एक स्थान पर न होकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई है
और प्रतिस्थापन मॉडल में मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है, वहीं से वे दूसरे स्थान में गया और वो क्षेत्र था अफ्रीका। आगे देखते हैं आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदि मानव किन तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करता था? सबसे पहले संग्रहण करके, यानी खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करके वो अपना भोजन प्राप्त करता था। मांस इकट्ठा करना है, खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करना, सबको संग्रहण कहा जाता था। शिकार करना, आदि मानव जानवरों का शिकार करता था, फिर उनसे भोजन करता था। उसके बाद है अपमार्जन। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी गई वस्तुओं की सफाई करने से है। यानी अपमार्जन का अर्थ होता है कि जो जंगली जानवरों का शिकार करके छोड़ देते थे, उनमें से मांस को वो खुरच खुरच के खाता था, इसी को कहा जाता था अपमार्जन। यानी जो जानवर शिकार करके छोड़ देते थे, उन जानवरों को वो खुरच खुरच के खाता था, इसी को कहा गया अपमार्जन। उसके बाद है मछली पकड़ना। आदि मानव मछली पकड़ना, आदि मानव मछली पकड़कर भी अपना भोजन प्राप्त करता था। फिर है रसदखोरी। रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है। यानी जो आदि मानव था, जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाता था, इसे रसदखोरी भी कहा जाता था। कंदमूल इकट्ठा करना, आदि मानव पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद इकट्ठा करके अपना भोजन ग्रहण करता था। पेड़ पौधों से जो सी चीजें प्राप्त होती थी, उनसे भी अपना भरण पोषण करता था। ये थे आदि मानव के द्वारा भोजन प्राप्त करने के तरीके: संग्रहण करना, शिकार करना, अपमार्जन करना, मछली पकड़ना, रसदखोरी और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना, कंदमूल वगैरह। अब देखते हैं आगे आदि मानव किन स्थानों में रहा करते थे। सबसे पहले आदि मानव खुले मैदानों में भी रहा करते थे, गुफाओं में भी रहा करते थे और पेड़ों में भी रहा करते थे। आदि मानव खुले मैदानों में भी रहा करते थे, गुफाओं में भी और पेड़ों में भी। आदि मानव औजारों का निर्माण कैसे करता था? जो आदि मानव था वो औजारों का निर्माण कैसे करता था? आदि मानव के औजारों में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, वो क्या थे? सबसे पहले देखो, फेंक कर मारने वाले भाले तथा तीर कमान जैसे नए औजार बनाए जाने लगे। यानी पहले आदि मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने औजारों में बदलाव किया। फेंक कर मारने वाले तथा तीर कमान जैसे औजार बनाए जाने लगे और इससे जानवरों को मारने के तरीकों में भी सुधार हुआ। फेंक कर और तीर कमान जैसे औजार बनाए और जानवरों को मारने के तरीकों में भी सुधार किया। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी, फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता। इस प्रकार सुरक्षित रूप से मांस को बाद में खाया जाता था। समूरदार जानवरों को पकड़ा जाने लगा, उनकी रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग किया जाने लगा। यह सब औजारों की वजह से हुआ। सिलने के लिए सुई का आविष्कार हुआ। यानी जो जानवरों की चमड़ी थी, उनको सिलने के लिए सुई का आविष्कार भी हुआ। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। यानी सिलने का जो साक्ष्य मिलता है वो लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसी छोटी छोटी औजार बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत, लकड़ी पर नक्काशी करना संभव हो गया। यानी छेनी, रुखानी जैसे औजार बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ तो उस ब्लेडों से हड्डी, सींग, उन पर नक्काशी भी की जाने लगी। उनसे विभिन्न प्रकार की चीजें भी बनाई जाने लगी। संचार एवं संप्रेषण। संचार और संप्रेषण। जो आदि मानव था उनमें बोलने के हाव भाव कैसे हुए? होमिनिड में भाषा, हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। जो होमिनिड थे ना, वो हाव भाव से अपने भाषा का प्रयोग करते थे, यानी इशारों से प्रयोग करते थे। उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक और शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। यानी भाषा का प्रयोग करने से पहले धीरे धीरे इन लोगों ने गाने गुनगुनाने शुरू कर दिया था। यानी मन ही मन में गाने गुनगुनाते थे। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ
संभवतः आह्वान या बुलावे की क्रिया से शुरू हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। यानी मनुष्य ने जो सबसे पहले भाषा का जो प्रयोग किया था वो बुलावे की क्रिया से शुरू किया था। ये संचार की अवस्थाएं होंगी। सबसे पहले इशारों से बात करना शुरू किया, फिर मन ही मन में गाने गुनगुनाने शुरू कर दिया, और तीसरा सबसे पहले अगर मनुष्य ने भाषा का प्रयोग किया हो तो बुलावे की क्रिया से शुरू किया था, और सबसे पहले यह नर वानरों में देखा गया। अब हम देखते हैं हादजा जन समूह की विशेषताएं। जो हादजा जन समूह है इसकी विशेषताएं। हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। जो हादजा है, हादजा शिकारियों संग्राहकों का एक छोटा समूह होता है जो लेक यासी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के पास रहते हैं। जो हादजा है एक शिकारी संग्राहकों का समूह होता है। एक लेक यासी झील है, वो खारे पानी की झील है, उसके आसपास रहते हैं। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडा, भैंस, जिराफ, जेब्रा, वाटर बक, हिरण, चिंकारा, खाकदार, जंगली सुअर, बबूम, बंदर, शेर, तेंदुए, लकड़बग्गे जितने आम हैं उतने ही आम छोटे जानवरों में स्याही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुए अनेक प्रकार के जानवर हैं। यानी ये जानवर इस हादजा जन समूह में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं, उनका मांस खाते हैं। जो हादजा लोग थे वो हाथी का मांस छोड़ के बाकी सभी जानवरों का शिकार करते थे, उनका मांस खाते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर। यानी जो हादजा लोग थे वो वनस्पति में क्या क्या खाते थे? कंदमूल, बेर, बाओबाब के पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्ष में अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं। यानी जब वर्षा का मौसम होता है तो जल के स्रोत पूरे हादजा जन समूह में देखे जा सकते। सूखे के मौसम में स्रोत बहुत कम रह जाते थे। वर्षा के मौसम में बहुत दिखते थे, लेकिन जब सूखा पड़ता तो ये तो बहुत कम देखे जाते थे। देश के कुछ हिस्सों में घास के मैदान है। यानी हादजा जन समूह में देश के कुछ हिस्सों में घास के मैदान है, लेकिन हादजा लोग वहां कभी अपना शिविर नहीं बनाते। यानी कुछ घास के मैदान है, लेकिन कभी भी हादजा लोगों ने वहां अपना घर नहीं बनाया। पूर्वी हादजा लोग जमीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। जो पूर्वी हादजा लोग जमीन पर अपना अधिकार नहीं जताते। नमी के मौसम में हादजा लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले होते थे। जब नमी का मौसम होता था, जो हादजा लोग के शिविर होते थे आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले होते थे, और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और धनी बसे होते हैं। यानी नमी के मौसम में जो हादजा लोग थे उनका शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले होते थे, और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बस बड़े और घने बसे होते थे। मानव विज्ञान किसे कहते हैं? अब देखते हैं मानव विज्ञान क्या है। मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव विज्ञान में मानव की संस्कृति और मानव के जीव विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव की संस्कृति और मानव के जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं संजाति वृत्त। संजाति वृत्त में समकालीन निर्जातीय समूहों का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। संजाति वृत्त में निर्जातीय समूह का विश्लेषण अध्ययन किया जाता है, निर्जातियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उनके रहन सहन, उनके खाने पीने के बारे में, उनकी आजीविका किस प्रकार का काम करते हैं, प्रौद्योगिकी के बारे में, स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाजों आदि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है संजाति वृत्त। संजाति वृत्त यानी किसी जाति के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान और आज का शिकारी संग्रहक समाज। अतीत का जो शिकारी संग्रहक समाज था वो शिकार करता था खुद के भरण पोषण के लिए। जब उसे खाने की आवश्यकता होती तब वो शिकार करता था।
यानी अतीत का जो शिकारी संग्रह समाज है वो शिकार करता था अपना पेट भरने के लिए, लेकिन वर्तमान का जो शिकारी संग्रह समाज है कई कारणों से शिकार करता है, व्यापार की दृष्टि से शिकार किया जाता है। वर्तमान और आज का जो शिकारी संग्रह समाज है इसमें बहुत अंतर पाया जाता है। वर्तमान का शिकारी संग्रह समाज व्यापार की दृष्टि से शिकार करता था, और जो अतीत का शिकारी संग्रह समाज था वो खुद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिकार करता था। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? 13,000 वर्ष पहले जब हिमयुग खत्म हो गया तो उसका क्या परिणाम हुआ? अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। जब हिमयुग खत्म हो गया तो अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। जंगली जो गेहूं जैसे अनाज के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। जब हिमयुग खत्म हो गया तो खेती के लिए दशाएं अनुकूल हो गई, इसमें जौ उगाई जाने लगी और गेहूं अनाज उगाया जाने लगा। जंगलों और मैदानों का विस्तार हो गया। मानव समाज धीरे धीरे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुतायत थी। यानी जो मानव था वो उन इलाकों में रहने लगा जहां उन्हें शिकार करने के लिए आसानी से जानवर मिल जाएं। लोग अब स्थायी भाग में रहने लगे, यानी लोग अब बार बार अपना स्थान नहीं बदलते थे, वो एक स्थान पर रहना शुरू हो गए। जानवरों को भी पाला जाने लगा। 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण का प्रारंभ हुआ और 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण की शुरुआत हुई।